डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 28 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। आप सब सेशन लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, अभी हम आपको जो है इसका डिटेल्स में बताएंगे आंसर। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। विश्व कार्य स्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस है, यानी वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कब मनाया जाता है। तो ये आपको बताना है यह दिवस कब मनाया जाता है। तो सही उत्तर आपका रहेगा 28 अप्रैल को, यानी आज हम लोग यह दिवस मना रहे हैं। तो इसका देखते हैं। तो विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस है, यानी वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 28 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यह दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है, ILO। आप जानते होंगे इंटरनेशनल लेवल पर जो है श्रम से संबंधित जो है लेबर से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए, उसको जो श्रमिकों की सहायता करने के लिए यह संगठन बना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके मुद्दा को उठाने के लिए। तो उसके द्वारा जो है यह दिवस मनाया जाता है ताकि कार्यस्थल पर होने वाले हादसों और बीमारियों के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाई जा सके। आप जानते होंगे कार्यस्थल पे जो है कितनी समस्याएं आ जाती हैं। कई बार जो उनकी वही हादसा हो जाता है, कोई उनको सुनने वाला नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो जब कंपनी के कार्य के दौरान अगर कोई हादसा होता है तो कंपनी की वो जिम्मेदारी होती है कि उसको मुआवजा दिया जाए, उसको जो है उसका इलाज कराया जाए। तो ये सब कई बार देखा जाता है कि कंपनी उससे जो है मुकर जाती है, उसको जो है दूर हट जाती है। तो इसीलिए जो है इस सब मामलों को डील करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन काम करता है। तो ये उसी के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सकता है, इसीलिए मनाया जाता है। थीम अब की वर्ष का बहुत महत्वपूर्ण है, रिवोल्यूशनिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, द रोल ऑफ AI एंड डिजिटलाइजेशन एट वर्क, यानी स्वास्थ्य और सुरक्षा में जो है क्रांतिकारी बदलाव, कार्यस्थल पर जो है AI और डिजिटलीकरण की भूमिका। कार्यस्थल पर जो अगर AI रहेगा तो हर चीज जो है आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से जो है उसको किया जाएगा, और डिजिटलीकरण किया जाएगा तो उससे हर चीज का रिकॉर्ड रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है तीन पार्टी द्वारा गठित एक जो है संगठन है। एक गवर्नमेंट जिसमें सरकार रहती है, दूसरे नंबर एक एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉयर मतलब जो रोजगार देता है, एम्प्लॉय जो है उसका रोजगार करता है। तो ये पहला ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे संगठन है जो तीन लोगों से मिलकर बना है, सरकार से और उसके बाद एम्प्लॉय से, एम्प्लॉयर से, जो तीनों मिलकर के ये है इस पे काम करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1919 में जो है बहुत समय पहले 1919 में, आज के 100 साल पहले जान लीजिए, इसको स्थापित किया गया था। जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में है, वहां इसका हेडक्वार्टर है। ध्यान रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये देखेंगे इस दिवस मनाया जा रहा है। अगला दिवस इसी से संबंधित है, श्रमिक से ही संबंधित। आज हम लोग श्रमिक स्मृति दिवस यानी वर्कर्स मेमोरियल डे भी मना रहे हैं। कब? 28 अप्रैल को। तो दोनों में से कोई भी दिवस आपसे पूछा जा सकता है। तो यह दिवस जो है 1996 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ इसके द्वारा जो है यह मनाया जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन द्वारा मृतक और घायल श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मारक दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। थीम अब की वर्ष का है, फाइट फॉर आवर लाइव्स सेफ जॉब्स नाउ, यानी हमारे जीवन के लिए लड़ो अभी सुरक्षित नौकरियां। तो इस थीम के तहत यह दिवस मनाया जा रहा है। कौन सा दिवस? श्रमिक स्मृति दिवस। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान, जिसे कहते हैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय कह सकते हैं, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान, ये कहाँ स्थित है? जिसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है इसको दर्जा दिया गया है किसको? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। तो ये कहाँ स्थित है? इसका जो है जिसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तो अभी आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताते हैं। तो ये सही, पहले ये जानिएगा, ये आपके पुणे में है, महाराष्ट्र के पुणे में यह स्थित है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा जो है शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से दिया जाता है।
डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। भारत में लगभग अभी 128 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी कहने का मतलब जो है, देखिए यूनिवर्सिटी की तरह कार्य करते हैं, ना कि यूनिवर्सिटी है पूर्ण रूप से, वो पूर्ण रूप से यूनिवर्सिटी नहीं है, ये पूर्ण रूप से मतलब अपना आप कह लीजिए कि स्वतंत्र होकर के थोड़ा सा कार्य करती हैं, अपना सिलेबस जो है डिसाइड करती हैं, कौन सा सिलेबस हो जाए, कितना फीस होना चाहिए, कब पेपर कराना है, कब नहीं कराना है, हर चीज जो है अपना जो नियंत्रित करने लगती हैं, किसको रखना है किसको नहीं रखना है। तो ये थोड़ा सा मतलब इनको स्वतंत्रता मिल जाती है। यूनिवर्सिटी की तरह कह लीजिए कि ये अपने आप को मतलब अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं कि हाँ हम यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन पूर्ण रूप से यूनिवर्सिटी नहीं होती हैं। तो इसको ध्यान रखना है। जैसे NCERT ये भी एक जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे करके जो भारत में 128 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, जो मतलब यूनिवर्सिटी की तरह उनको रखा जाता है। तो देखेंगे हाल ही में जो है FTII यानी जो है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। इससे क्या लाभ होगा, इससे क्या फायदा होगा, तो ये मान्यता विश्वविद्यालय संस्थान जो बन चुका है, यानी ये जो है मान्यता प्राप्त कर सकते हैं बन चुका है। अब ये अपना खुद का सिलेबस हो गया, पाठ्यक्रम वही, फीस हो गया, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा इत्यादि अपना निर्धारित कर सकेंगे। कहने का मतलब इनको थोड़ा स्वतंत्रता दिया गया है। तो यह दर्जा जो है आपको हम बताएं यूजीसी जो द्वारा जो शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से दिया जाता है। अब यूजीसी हो गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और शिक्षा मंत्रालय की देखरेख में यह कार्य करेगा। तो इसकी स्थापना जो है FTII की 1960 में किया गया था, पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है, किस भारतीय को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है ये आपको बताना है, और वो भी फ्रांसीसी ये सम्मान है, यहाँ इंडिया का नहीं है। ये फ्रांस सरकार द्वारा किसी भारतीय को जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया इस पुरस्कार के लिए। तो विकल्प है पायल कपाड़िया, अक्षय कुमार, कीर्ति मेनन, आलिया भट्ट। तो नाम से तो पता चल रहा है ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, यानी आर्ट्स यानी कला जो करते हैं कलाकारों को यह दिया जाने वाला सम्मान है। तो ये सही उत्तर आपका रहेगा, ये पायल कपाड़िया, इनको यह सम्मान दिया गया है। किसको? पायल कपाड़िया को। तो ये जो है पायल भारतीय फिल्म निर्माता है, ये जो है डायरेक्टर है पायल कपाड़िया, उनको फ्रांसीसी सरकार द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? नाम इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, पायल कपाड़िया को किया गया है। ये डायरेक्टर है, कई सारे अवार्ड जो है पा चुकी हैं इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत अच्छे जो है डायरेक्टर हैं। मुंबई में जो है कार्य करती, मुंबई बेस्ड डायरेक्टर हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए कला के क्षेत्र में, कला मतलब ये भी एक कला ही है, अपना प्रस्तुति करना, डायरेक्टर करना, फिल्म को बनाना, तो इसको ध्यान रखना है। ये है देखिएगा आपका पायल कपाड़िया। अगला है, ड्रीम टेक्नोलॉजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पहले ये जानिएगा, ये ड्रीम टेक्नोलॉजी एक कंपनी है, वो भी कंपनी कहाँ की है? चीन की कंपनी है। तो उन्होंने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसे, और वो भी पहली बार है किसी भारतीय को, इसका जो है चीन की कंपनी ने, ड्रीम टेक्नोलॉजी ने किसी भारतीय को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये किसे बनाया है? विकल्प में है कीर्ति सेनन, आलिया भट्ट, स्मृति मंधाना, दीपिका पादुकोण। सही उत्तर आपका रहेगा पहला, कीर्ति सेनन को जो है इसका ड्रीम टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब इसका ये प्रचार प्रसार करते हुए नजर आपको दिख जाएंगी। तो ये कीर्ति सेनन को बनाया गया है। ड्रीम टेक्नोलॉजी ने जो कीर्ति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है या बनाया है। और ये ड्रीम टेक्नोलॉजी जो है कंपनी है चीन बेस्ड। तो ये घरेलू और व्यक्तिगत उपकरण बनाती है, जैसे रोबोटिक्स, वैक्यूम क्लीनर हो गया, हेयर स्टाइलिंग हो गया, जैसे सौंदर्य उपकरण ये बनाती है। चीन की कंपनी है, और यह हम आपसे बता दिए ना, पहली बार है जो इस कंपनी ने जो है अपना किसी भारतीय को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो बातें आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है, चर्चा में रहा नदी शहर गठबंधन यानी रिवर सिटीज अलायंस RCA, ये जो है कब लॉन्च किया गया है? जो अभी चर्चा में था 2011, 17, 21, 23। तो कब इसको लॉन्च किया गया था, चर्चा में क्यों था, अभी इसको हम बता देंगे आपको। तो 2021 में जो है नदी शहर गठबंधन जो है लॉन्च किया गया था।
अब ये चर्चा में क्यों है, तो इसको देखिएगा क्यों चर्चा में है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नदी शहर गठबंधन आरसीए के तहत नदी संवेदनशील शहरी नियोजन को एकीकृत करने के लिए एक वार्षिक मास्टर प्लान को मंजूरी दी है। किसने? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने। किस लिए? किसके तहत? नदी शहर गठबंधन के तहत नदी संवेदनशील शहरी नियोजन को जो है एकीकृत करने के लिए यह प्लान जो है मास्टर प्लान वार्षिक रूप से इसको मंजूरी दी है। अब राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन क्या है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये लाया गया था। कब लाया गया था? 12 अगस्त 2011 को इसको प्रारंभ किया गया था। उसी समय जो है आप सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम जो है 1860 उसके तहत इसको पंजीकृत किया गया था, यानी ये 2011 से कार्य कर रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का उद्देश्य है गंगा नदी में जो है प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण करना, गंगा के पुनरुद्धार के लिए जो है उसको निरंतर पर्याप्त जल प्रवाह सुनिश्चित करना, नदी बेसिन प्रबंधन रणनीतियों को जो है लागू करना। इस उद्देश्य से जो है ये लाया गया था राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और ये 2011 में लाया गया था, क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, इसको आपको ध्यान रखना। और जो जल शक्ति मंत्रालय है इसके जो है इसके मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है। अब रिवर सिटीज अलायंस क्या है? अब इसको देख लीजिए, क्योंकि मेन आपका यही क्वेश्चन था कि ये कब आया था नदी शहर गठबंधन। तो इसको जो है 2021 में जल शक्ति मंत्रालय और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसको लाया गया था। कब लाया गया था? 2021 में लाया गया था अभी। तो जल शक्ति मंत्रालय भी आपको ध्यान रखना, दोनों आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। तो ये क्या है रिवर सिटीज अलायंस? तो नदी शहरों के लिए जो है विचारों का आदान प्रदान करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को जो है साझा करने और टिकाऊ शहरी नदी प्रबंधन के लिए जो है सहयोग करने हेतु समर्पित मंच है। एक ध्यान रखना है। देखिएगा नदियां कई बार नदी जो शहर नदी जो है जो शहर जो है नदी के किनारे वहां कई बार अचानक बाढ़ आ जाता है। तो ऐसे इसे सब जो है समस्याओं को कैसे उसको जो है पानी को सही से निपटाया जाना चाहिए, जो शहरी नदी प्रबंधन होता है उसको कैसे किया जाता है, ऐसे नदियों में जो है शहर का कचरा छोड़ा जाता है उसको कैसे जो है नियंत्रित किया जा सकता है, उस सब के लिए पूरा जो है कार्य करती है। और शहरों के बीच जो है गठबंधन बना करके कार्य करती है। अभी एक न्यूज आप सुने होंगे, भारत सरकार ने झेलम नदी का पानी छोड़ दिया है। किस नदी का पानी छोड़ दिया? झेलम नदी का। कहाँ छोड़ दिया है? तो झेलम नदी का पानी भारत सरकार अपने यहाँ से मतलब उसको अनकंट्रोल कर दिया है, छोड़ दिया है। तो ये कहाँ गया पानी? पाकिस्तान में जाएगा पानी। तो पाकिस्तान के जो है कई इलाकों में बाढ़ आ गया है। क्या आ गया? बाढ़ आ गया है, जिसके कारण से वहां जो है आपातकाल की घोषणा करना पड़ा। ये न्यूज आप कल का न्यूज पढ़े होंगे। तो किस नदी का पानी छोड़ा है भारत सरकार ने? झेलम नदी। आपको पता होगा अभी भारत सरकार जो इंडस वाटर ट्रीटी जो कब आया था 1960 में हम भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, उस समझौते को जो है सस्पेंड कर दिया था, निलंबित कर दिया था। उसके तहत जो है ये पानी भारत सरकार रोकने के लिए कहा था और झेलम नदी का पानी उसी तहत जो है रोक दिया था। और झेलम नदी के पानी से यहाँ पाकिस्तान में कईयों सारे लोग इसका फायदा उठा, पूरा मतलब कह लीजिए कि झेलम नदी से यहाँ जो यहाँ के जीवनचर्या चलते थे। वैसे पहले कुछ दिन सूखे से जो है उनको परेशान किया गया, फिर बाद में जो है पानी छोड़ दिया गया तो बाढ़ जैसी स्थिति आ गई। इसके कारण से जो है वहाँ लोग जो है पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, वहां से इलाका छोड़ के भागना पड़ा। और वहां पाकिस्तान सरकार ने इमरजेंसी भी लगा दिया है। तो उद्देश्य इस नदी सिटीज अलायंस का क्या है? तो इसका उद्देश्य है नदी शहरों के बीच नेटवर्किंग को बढ़ाना, टिकाऊ शहरी प्रबंधन के लिए जो है क्षमता निर्माण को बढ़ाना, तकनीकी साझाकरण करना, कैसे जो है तकनीकी के माध्यम से इसको हम लोग लागू कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। टिकाऊ शहरी प्रबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इसकी क्षमता का निर्माण करना है। तो ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये आपको बताना है, इस दुनिया का पहला देश जो है कौन बना जो 10 गीगाबिट का ब्रॉडबैंड नेटवर्क लागू किया है, लॉन्च किया है। जापान, चीन, यूएसए, फ्रांस। तो सही उत्तर आपका रहेगा। आपको शायद इससे देख के पता चल सकता है कि ये कौन ऐसा कारनामा कर सकता है। तो चीन जो है ऐसा कारनामा अभी कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। अभी हम लोग किसमें परेशान हैं?
कहीं कहीं 3G चलता है, कहीं कहीं 4G चलता है। अभी कुछ क्षेत्रों में, भारत के भी सभी क्षेत्रों में 5G नहीं चल रहा। सोचिए, अभी भारत के कुछ बड़े शहरों में हो गया, कुछ गांव में तो नहीं चल रहा है 5G पूरा। गांव में उसे कहीं कभी कभी कहीं पकड़ लेता होगा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन गांव में चल नहीं रहा है। तो 5G चल रहा है, और अभी हम लोग 5G पे काम कर रहे हैं, और चाइना इसका दुगना 10G जो है 10 जनरेशन पे काम कर रहा है। सोचिए, अभी हम लोग 5G नहीं पहुंचा पाए हैं और ये 10G पे जो है कार्य कर रहा है 10 गीगाबिट पर। तो सोच लीजिए कितना एडवांस है। तो चीन ने अपने हवाई प्रांत के जियोनगान शहर में इसका दुनिया का पहला वाणिज्यिक यानी कमर्शियल 10 गीगाबिट है ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च कर दिया है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी, मतलब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं, लेकिन न्यूज है आपके लिए कि किस देश ने ऐसा किया है। तो अगला क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में एआई निवेश को लेकर के भारत की रैंक क्या है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश करने को लेकर के भारत की रैंक क्या है। तो सही उत्तर आपका रहेगा, भारत का रैंक आपका 7वां है। कौन सा रैंक है? 7वां। अब एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत सरकार कितना जो है अपनाने के लिए निवेश कर रही है। क्या कर रही है? निवेश कर रही कि एआई से चीजें जो है बढ़ सके, एआई की हर चीज में लाया जा सके। तो भारत का रैंक अच्छा खासा है, 7वां रैंक है, कह सकते हैं अच्छा रैंक ही माना जाएगा। तो कौन इसको जारी करता है? स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स। तो स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेंट्रल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है, इंडेक्स जारी किया जाता है। तो ये एआई निवेश में भारत की रैंकिंग क्या है? 7 है, टोटल 7। मतलब इसमें एआई के निवेश में एआई से, देखिए एआई से संबंधित कई सारे जो है क्षेत्रों में निवेश जारी करते जो है ये रिपोर्ट जारी करता है। तो एआई निवेश में जो है बहुत महत्वपूर्ण रैंक था, तो उसमें भारत की रैंक 7वीं है। इस इंडेक्स में जो है 2013 से लेकर के 2024 तक के डेटा को आधार बना करके देशों को रैंकिंग प्रदान किया गया है। अगर शीर्ष देश देखेंगे जो एआई में निवेश कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा एआई में कौन निवेश कर रहा है? यूएस से। सेकंड स्थान पे चीन है, थर्ड पे आपका यूनाइटेड किंगडम है, फोर्थ पे आपकी कनाडा है, 5 पे इजराइल है, 6 पे आपका जर्मनी है, 7th पे आपका कौन है? इंडिया है। तो इसको ध्यान रखना, ये सीरीज आपसे पूछा जाता है। यूएसए, चीन, यूके, कनाडा, इजराइल, जर्मनी, इंडिया। कब इसे जारी किया जाता है? तो 2017 से इसको जारी किया जा रहा है, स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स को। अगला क्वेश्चन है, क्लास स्वाब ने किस जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन से इस्तीफा दे दिया है। तो ये आपको बताना है, मतलब किस संगठन से ये जो है इस्तीफा दे दिए हैं, ये आपको बताना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो विकल्प है विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, एशियाई विकास बैंक। तो ये किससे जो है इस्तीफा दे दिए हैं? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ये इस्तीफा दे दिए हैं। तो ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे संगठन है, 1971 में इसका जो है स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1971 में। याद रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे तो कहाँ है? हेडक्वार्टर आपका जो है, जस्ट 1 मिनट, हेडक्वार्टर इसका शायद, हाँ, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में ही इसका हेडक्वार्टर है। हमको लगा जिनेवा में है, लेकिन ये इसका हेडक्वार्टर आपका जो है कोलोगनी जो है स्विट्जरलैंड में, वही इसका हेडक्वार्टर है। याद रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये देखेंगे 5 दशकों के बाद जो है विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्लास स्वाब ने जो है। उसके जो है ये फाउंडर हैं जो है किसके? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ये जो है क्लास स्वाब जो है फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसके जो थे उन्होंने ये इसका इस्तीफा दे दिए हैं। तो इसको ध्यान रखना, ये 5 दशक से जो है इसके, मतलब जब से इसका स्थापना हुआ था तब से ये इसके फाउंडर और जो है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। तो याद रखना है। तो आज का सेशन मित्र, वैसे आज का क्वेश्चन यहीं तक था। सेशन जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, लेकिन कल का रिवीजन करके जाइए आप लोग। कह रहा भारत शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य किया? तेलंगाना ने किया है। अगला है जो है सिमलीपाल, जो इसको 107वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, उड़ीसा में स्थित है। अगला है आपका जो कस्तूरी रंगन का निधन हो गया है, तो इन्हें जो भारत रत्न नहीं दिया गया था, बाकी तीनों दिया गया था।
तो अगला है विश्व सामाजिक रिपोर्ट जो है किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है, तो ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है जारी किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है कुमार मंगलम बिटला को दिया गया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो भारतीय वायुसेना द्वारा अभ्यास आक्रमण जो है इसका आयोजन किया गया था। तो दोस्त इसको जो है याद रखना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फीडे जो है महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जो है कोनोरू हम्पी ने जीता है, जो पुणे में इसका आयोजन हुआ था। तो सब चीजें आपको ध्यान रखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने मित्रों को शेयर कर देना है। फिर